नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। यूपीएससी एक्सप्रेस के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के पठारों के बारे में। दरअसल भारतीय भूमि का एक अच्छा खासा हिस्सा पठारों के द्वारा घेरा लिया गया है। अब ये जो घेरा हुआ हिस्सा पठारों का है, जरूरी है कि आपको उसका ज्ञान हो। अपने देश के बारे में चीजें तो पता होनी ही चाहिए ना, तो वही चीज हमें आज के इस वीडियो में समझनी है। कुछ खास बातें हैं जो आपके लिए जरूरी है आपको पता हो। ये 4 तस्वीरें हमें बता रही है कि पठार कहीं भी हो सकते हैं। दरअसल पठारों के लिए हमारे मन में जो बातें पहले से ही डाल दी गई हैं वो यह है कि पठार सामान्य भूमि से एक ऊंचा उठा हुआ भूमि का हिस्सा होता है और इसको ही हम लोग पठार के रूप में जानते हैं। इसकी एक खास विशेषता बस यही होगी कि यहाँ आपको चोटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि चोटी बन जाने से पर्वत या पहाड़ बन जाते हैं। एग्जैक्टली। तो यह ऊंची उठी हुई भूमि ही पठार कहलाती है। हालांकि इसको सपाट भूमि कहते हैं, लेकिन ढाल यहाँ पर पूरी रूप से सामान्य नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी पठार को देख रहे हैं तो इसके दोनों हिस्सों पर ढाल या जो भी ऊंचाई है वह बराबर होगी, ऐसा नहीं होता। कहीं ऐसा होता है कि ढाल अधिक होता है, कहीं ऐसा होता है ढाल धीरे धीरे कम हो जाता है। बस खास विशेषता यही है कि यहाँ पर चोटियां नहीं बनेंगी। और पठार जो है कहीं भी बन सकते हैं, नदियों के बीच में भी बन सकते हैं, हरित आवरण में भी बन सकते हैं और रेगिस्तान या शुष्क भूमि में भी बन सकते हैं। बनिए कहीं भी सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं। तो जरूरी है भारत की स्थिति को समझते हैं क्या कहती है। तो भारतीय स्थिति बताती है पठारों के बारे में कि ऊंची उठी हुई भूमि होगी, मेज के समान होगी, ऐसा मान लिया जाता है। एक खास चीज ये भी देखने को मिली होती है, जनरली जहां जहां पठार वहीं वहीं पहाड़ भी होते हैं। मतलब समतल भूमि दिखेगी जो थोड़ी सी सामान्य भूमि से ऊंची उठी हुई होगी, वहीं पे बीच बीच में कुछ चोटियां भी बनी होती हैं। तो पहाड़ पठार की टर्म जनरली हमें सामान्य रूप से साथ साथ देखने को भी मिल जाती है। यह एक खास बात है। भारत के अंदर कहाँ पठार देखने को मिलते हैं, तो भारत के अंदर पठार वाला जो क्षेत्र है वह यह वाला क्षेत्र है। हमें जो पढ़ना है हमें इसी क्षेत्र को पढ़ना है। अब यह जो क्षेत्र है इसको हम लोग ठीक से इस प्रकार समझते हैं कि हमें जनरली यहाँ पर दो प्रकार से डिवाइड हुई हुई क्षेत्र मिल जाते हैं। जब हम लोग भारत के पठारों को समझते हैं तो दो भाग पढ़ते हैं। पहला भाग कहलाता है मध्य उच्च भूमि, और वहीं जो दूसरा भाग है इसका नीचे वाला यह कहलाता है दक्कन का पठार। तो ऊपर वाला हिस्सा मध्य उच्च भूमि, नीचे वाला हिस्सा दक्कन का पठार। अब इन दोनों को हम किसके आधार पर बांट रहे हैं, तो इसके बीच में एक डिवाइडर है, उस डिवाइडर का नाम है, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार को दो भागों में बांट देती है अलग अलग। ठीक इसी प्रकार जब हम समझ लिए कि इसको ये डिवाइड हो गए, तो अब आपको यहाँ पर यह भी समझना है कि जो मध्य उच्च भूमि है इसको भी दो भागों में पढ़ा जाता है। मध्य उच्च भूमि का जो पश्चिमी भाग है वहां पे बना हुआ है मालवा का पठार, वहीं पूर्वी हिस्से में बना हुआ है छोटा नागपुर का पठार। आपको दिख गया, तीन अलग अलग पठार के क्षेत्र हो गए हमारे पास में। एक पठार का क्षेत्र और है जिसको हम लोग कहते हैं पूर्वोत्तर का पठार। दरअसल जो छोटा नागपुर का पठार है इसी का ही एक टुकड़ा जाकर के यहाँ पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में पहुंच गया, मतलब बहुत छोटा सा टुकड़ा है। तो उस टुकड़े को ही हम लोग पूर्वोत्तर के पठार के रूप में भी कभी कभी पढ़ लिया करते हैं। चीजें क्लियर है, तो इन्हीं चार भागों को हमें अलग अलग रूप में आगे पढ़ना समझना है। डिवाइडर मैंने आपको बता दिया सबसे पहले कि कौन किसको तोड़ रहा है, किस प्रकार से डिवाइड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर नर्मदा नदी मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार को बांट देगी। इसके नेचर को समझे यानी कि क्या क्या खास विशेषताएं हैं, तो दो खास बातें हमें देखने को मिल रही है। पहली बात कि ये कैसे बना और इसकी शैलों का जो प्रकृति है वह कैसी है। तो जब हम लोग समझते हैं अपने पठारों को तो पता लगता है कि यह पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बने हुए हैं। पर कैसे बने, तो जिस समय गोंडवाना भूमि टूटी थी तो उसके टूटने से ही यह क्षेत्र बना और अपवाह के कारण बन गया था। तो कैसे बना और शैल कैसे हैं, दोनों बातें आपको मैंने बता दी। अब इससे जुड़ी कुछ खास बातों को जब समझते हैं तो पता लगता है कि नर्मदा नदी मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार को बांट देती है। वहीं अगर हम लोग समझें कि मध्य उच्च भूमि में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो नाम मिल रहे हैं चंबल, बनास, सिंध, बेतवा, ढासन, केन, पार्वती और काली सिंध। ये प्रमुख वो नदियां हैं जो मध्य उच्च भूमि वाले क्षेत्र में बहा करती हैं। इसके साथ ही छोटा नागपुर को समझते हैं। छोटा नागपुर वाले पठार को देखते हैं तो पता यहाँ पर यह भी लगता है कि छोटा नागपुर पठार में जो खास बहने वाली नदी है वह दामोदर नदी और इसकी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर जो हमें खास बात देखने को मिल रही है ये सारी मालवा के पठार की है। यानी कि मालवा के पठार में जो नदियां बहती हैं बनास, चंबल, सिंध, पार्वती, काली सिंध, बेतवा, ढसान और केन है। वहीं छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं वह दामोदर नदी से जुड़ी हुई नदियां हैं। दोनों क्षेत्रों की नदियां समझ गए हैं। तो अब तक बात हो गई है मध्य उच्च भूमि की पूरी, क्योंकि यहाँ हमने समझा मालवा का पठार और यहाँ हमने समझा छोटा नागपुर का पठार। इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो दक्कन के पठार को देखते हैं। कह रहे हैं कि यह एक त्रिभुजाकार भूभाग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक प्रकार से त्रिभुजाकार ही है। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, बता चुका हूँ डिवाइडर है नर्मदा नदी। तो उत्तर का भाग मध्य उच्च भूमि जहां मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार देखने को मिल रहा है, वहीं दक्षिण में दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के अंदर उत्तर में हमें देखने को मिल जाती है सतपुड़ा की श्रेणी पर्वत श्रृंखलाएं, और वहीं इसके पूर्वी भाग में कुछ खास पहाड़ियां हैं
महादेव, कैमूर और मैकाल। ये बात भी आपको ध्यान से समझनी होगी कि जो दक्कन का पठार है इसके ऊपर ढाल एक समान नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था कि भाई पठार होगा, लेकिन आपको ढाल इस पे एक समान जरूरी नहीं है कि एक सपाट रूप में देखने को मिले। कहीं ढाल अधिक होगा, कहीं पे ढाल कम होता चला जाएगा। वही प्रकृति है हमारे दक्कन के पठार की। दरअसल पश्चिमी भाग जो है दक्कन के पठार का, यहाँ पर ढाल जो है वह ऊंचा देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे ऊंचाई अधिक है। वहीं जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे ढाल जो है वह कम होता चला जाता है और एक समय के बाद मैदान से आके मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो कलर की डार्कनेस है उसके आधार पे भी समझ में आ रहा होगा, यह हिस्सा काफी ज्यादा डार्क है और धीरे धीरे यहाँ आते हैं तो पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं पर कलर देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं देखने को नहीं मिल रहा, जो बताता है कि इसका मुख्य भाग पश्चिमी है, पर जैसे जैसे बढ़ा तो धीरे धीरे पूर्वी की ओर आते आते समाप्त हो गया और मैदानों से यह पठार मिल बैठा। चीजें क्लियर? तो ये कुछ खास बातें दक्कन के पठार की हैं। अगर हम लोग उत्तर पूर्व के पठार को समझे तो पता लगता है कि इसको स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी आंगलोंग या फिर उत्तर कछार पठार के रूप में जनरली हम लोग जान लेते हैं। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से टूटा, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था। कहते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं इसी के ऊपर स्थित है, जिसका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया पूर्वोत्तर की कुछ खास पहाड़ियां हैं। गारो यहाँ है, खासी यहाँ है और जयंतिया यहाँ है। तो ये जो तीनों की दोनों पहाड़ियां जिस भूमि पे स्थित है, यह भूमि छोटा नागपुर पठार से ही अलग हुई है, तब जाकर ये यहाँ पर सब कुछ हमें देखने को मिला है। क्लियर है सारी बात? तो आज की वीडियो में हमें इतनी ही बात करनी थी। ऐसी कुछ बातें अगली वीडियो में भारत के किसी और हिस्से से जुड़ी हुई आपको बताई जाएंगी। पर आज के लिए दीजिए मुझे विदा। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लग रहा होगा तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। वीडियो को लाइक के बिना कहीं नहीं जाना है और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहना है संस्कृत आईएएस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।